आज है 1 सितंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहीं और जिनका हम पर और आप पर गहरा असर पड़ रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम नजर डालेंगे 7 साल बाद हुई मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर, जिसका विश्लेषण आकार पटेल ने किया है। साथ ही बात होगी राहुल गांधी की 1300 किलोमीटर लंबी बिहार यात्रा की, उत्तराखंड की सुरंग में फंसी 19 जिंदगियों की और भारतीयों के लिए संकट बनते H1B वीजा की। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर। हमारी पहली खबर भारत चीन संबंधों से जुड़ी है, जिसमें एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। 7 साल बाद मोदी जिनपिंग मुलाकात। चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त 2025 को शंघाई सहयोग संगठन यानी स्को शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद चीन की धरती पर यह एक अहम मुलाकात थी। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच जो गहरा तनाव था, उसे कम करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात का निचोड़ ये था कि दोनों देशों को सीमा विवाद को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए और दोस्ती का रास्ता अपनाना ही दोनों के लिए सही विकल्प है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों में कुछ खटास आई है। इसी वजह से भारत अपनी विदेश नीति में एक ज़्यादा संतुलित और व्यवहारिक नजरिया अपनाता दिख रहा है। बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने एक खूबसूरत बात कही कि ड्रैगन और हाथी का एक साथ नृत्य करना ही दोनों देशों के लिए सही चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि भारत आपसी विश्वास और सम्मान के साथ चीन से सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष जताया कि पिछले साल सीमा से सैनिकों की वापसी सफल रही और तब से शांति बनी हुई है। उन्होंने वादा किया कि सीमा विवाद का एक निष्पक्ष और स्वीकार्य समाधान बातचीत से खोजा जाएगा। इसी सकारात्मक माहौल का नतीजा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि इन सहमतियों को जमीन पर उतारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए न्योता भी दिया है, जो बातचीत जारी रखने का एक संकेत है। इस मुलाकात पर और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति पर स्तंभकार आकार पटेल का एक तीखा विश्लेषण है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। आकार पटेल लिखते हैं कि किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए पहले यह मानना जरूरी है कि समस्या है। और आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं, वो है 2014 के बाद से भारत की व्यक्तिगत कूटनीति, जो गले मिलने, भव्य कार्यक्रम करने और दोस्ती बनाने पर केंद्रित रही है। आज भारत दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिन देशों को वो दोस्त समझता था, उन्होंने ही उसे सजा दी है और उसे उन देशों की तरफ मुड़ना पड़ रहा है जिन्हें वो कल तक दुश्मन मानता था। पटेल के मुताबिक मामले की जड़ में एक सरल तथ्य है। हमारे प्रधानमंत्री व्यक्तिगत कूटनीति में अच्छे नहीं हैं। वे इसमें शानदार रूप से बुरे हैं। जब गलवान में झड़प हुई, तो इसने उस दोस्ती की भावना को तोड़ दिया जिसे प्रधानमंत्री ने खुद बढ़ावा दिया था। 2014 में उन्होंने चीन के साथ संबंधों के लिए इंच से माइल्स तक का नारा दिया था। लेकिन 2020 में गलवान से पहले मोदी और शी 18 बार मिल चुके थे। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री शी को समझ नहीं पाए। शी जिनपिंग एक सख्त और हिसाब किताब से चलने वाले व्यक्ति हैं, जो चापलूसी से पिघलने वाले नहीं। यह न समझ पाना हमारी नाकामी थी। गलवान के बाद मोदी ने शी से मिलना बंद कर दिया, जो एक तरह की नाराजगी थी। जबकि असली कूटनीति ये होती कि वो फोन उठाकर पूछते कि शी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। पटेल ट्रंप का उदाहरण भी देते हैं। ह्यूस्टन और अहमदाबाद में ट्रंप के लिए विशाल रैलियों ने भी हमें नहीं बचाया, क्योंकि ट्रंप एक स्वार्थी इंसान है जो सिर्फ अपने हित देखते हैं। पटेल स्कूल के गुंडे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गुंडा सबसे नहीं लड़ता, वो किसी एक को सबके सामने पीटकर मिसाल बनाता है ताकि बाकी लोग डर जाएं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पटेल का निष्कर्ष है कि अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हम जहां हैं, अपनी कूटनीति की इन्हीं नाकामियों की वजह से हैं, तो शायद हम इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि इस मुकाम पर यह मानना नामुमकिन लगता है कि हमारा महान नेता कभी भी अपनी पूरी काबिलियत से थोड़ा भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने बिहार में अपनी 1300 किलोमीटर लंबी
वोट अधिकार यात्रा पूरी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में अपनी 1300 किलोमीटर लंबी वोट अधिकार यात्रा का समापन करते हुए सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र और बहुजन समाज की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में उन डिजिटल मीडिया पत्रकारों और यूट्यूबर्स से मुलाकात की जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाते हैं। राहुल ने कहा कि सच बोलने के लिए इन युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है। 17 अगस्त को शुरू हुई यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक विशाल मार्च के साथ समाप्त हुई, जिसे बिहार विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी एक खुली जीप में साथ दिखे, जो विपक्षी एकता की एक मजबूत तस्वीर थी। वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे पूरी यात्रा में गूंजते रहे। इस यात्रा के दौरान सीमांचल क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर भी चिंताएं सामने आईं। चुनाव आयोग ने पहचान के लिए आधार और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेजों से बाहर कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। ये यात्रा कांग्रेस के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक जरिया भी बनेगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में भी कथित वोटर धोखाधड़ी के सबूत सामने लाने का वादा किया है, जिससे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहती है। इस गंभीर राजनीतिक यात्रा के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। दिल से रे और बिहार की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने यात्रा के समापन पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसके बैकग्राउंड में AR रहमान का गाना दिल से रे बज रहा था। उन्होंने लिखा, बिहार आपका बहुत आभार, ढेर सारा प्यार, दिल से। इस यात्रा में कई यादगार लम्हे कैमरे में कैद हुए। बारिश से भीगी एक रैली में राहुल गांधी ने संविधान की प्रति उठाकर कहा, वोट चोरी संविधान पर हमला है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला है। एक और तस्वीर में राहुल गांधी सिमरिया में नंगे पांव तालाब में उतरकर मखाना किसानों से मिले। किसानों ने उन्हें बताया कि उन्हें मखाने के लिए सिर्फ 40 रुपये प्रति किलो मिलते हैं, जबकि बाजार में ये बहुत महंगा बिकता है। दरभंगा में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वारा को पीछे बिठाकर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते दिखे। ये प्रियंका की बिहार की सक्रिय राजनीति में पहली मौजूदगी थी। इस दौरान जब राहुल ने प्रियंका का हेलमेट ठीक किया तो मजाक में बोले, दीदी के लिए भी हेलमेट है ना। हालांकि इसी बाइक यात्रा के दौरान एक विवाद भी हुआ। एक वीडियो सामने आया जिसमें मंच से किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां एक सुरंग में 19 मजदूर फंस गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी मानसूनी बारिश के कारण एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके बाद धौलीगंगा जलविद्युत परियोजना की एक सुरंग में NHPC के कम से कम 19 कर्मचारी फंस गए। भूस्खलन से गिरे भारी मलबे ने सुरंग के दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। ये घटना एक बार फिर हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण में चल रही बड़ी परियोजनाओं के खतरों को सामने लाती है। अधिकारियों ने बताया है कि फंसे हुए सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उनसे संपर्क बना हुआ है। मलबे को हटाने के लिए सीमा सड़क संगठन ब्रो की भारी मशीनरी को काम पर लगाया गया है, लेकिन ऊपर से लगातार गिर रहे मलबे के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें देश में राजनीतिक दलों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौजूदा सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में फर्जी राजनीतिक दल बना लिए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है और काले धन को सफेद करने का जरिया बन गए हैं। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय संगठन को ये सम्मान मिला है। संस्था की संस्थापक सफीना हुसैन ने कहा कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। एजुकेट गर्ल्स राजस्थान के गांवों से शुरू हुई थी और आज 30,000 से ज़्यादा गांवों में काम कर रही है, जिससे 20 लाख से ज़्यादा लड़कियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनकी सफलता का राज है टीम बालिका नाम का स्थानीय स्वयंसेवकों का नेटवर्क, जो घर घर जाकर माता पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए मनाते हैं। लेकिन देश में जहां एक तरफ बेटियों को पढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दलित बच्चों पर अत्याचार की दिल दहला देने वाली खबरें भी आ रही हैं। राजस्थान से दलित बच्चों पर अत्याचार की 2 झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना बाड़मेर की है, जहां एक 8 साल के बच्चे को पानी का मटका छूने और चॉकलेट मांगने पर न सिर्फ पीटा गया, बल्कि पेड़ से उल्टा लटका दिया गया।
पीड़ित बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी घटना अलवर की है, जहां 11 साल के एक दलित बच्चे को दो युवकों ने रोका, उसके साथ मारपीट की और फिर जमीन पर थूककर उसे जबरन चटवाया। उसे पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया गया। अब कुछ और सुर्खियां। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले आरोपी के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग की गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दारुल उलूम देवबंद को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। वहीं भारत सरकार ने तुर्की को लेकर अपनी नीति पर यू टर्न ले लिया है। 3 महीने पहले भारत ने तुर्की के साथ नागरिक उड्डयन संबंध खत्म करने का फैसला किया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब सरकार ने भारतीय और तुर्की एयरलाइंस के बीच विमान लीजिंग समझौतों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है, ताकि घरेलू एयरलाइनों के हितों की रक्षा की जा सके। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यमन से है। राजधानी सना में एक इस्राएली हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहवी समेत कई मंत्रियों की मौत हो गई है। इस्राएली सेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने एक परिसर पर हमला किया, जहां वरिष्ठ हूती नेता बैठक कर रहे थे। और अब वो खबर जो अमेरिका में रहने वाले या वहां जाने की चाह रखने वाले कई भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B वीज़ा देने के नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है, जिससे कई भारतीय IT पेशेवरों का करियर संकट में आ सकता है। भारतीय नागरिक इस वीज़ा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लिटनिक ने कहा है कि मौजूदा H-1B वीज़ा सिस्टम एक धोखा है, जो विदेशी कामगारों को अमेरिकी नौकरियां छीनने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अमेरिकियों को नौकरी दें। अब कुछ विश्लेषण। सबसे पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों पर। भागवत कथा के दुराग्रह और दोहरे मापदंड। द वायर में संजय के झा का विश्लेषण कहता है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत के हालिया उदारवादी भाषण भ्रामक हैं। यह उदारवादी शब्दावली का इस्तेमाल अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे को छिपाने की एक कोशिश है। भागवत अपने भाषणों में एकता और विविधता की बातें करते हैं, गांधी टैगोर को याद करते हैं, लेकिन सावरकर या गोलवलकर को नहीं। वो एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का मॉडल पेश करते हैं जहां अल्पसंख्यकों को अपना धर्म मानने की आज़ादी होगी। लेखक सवाल उठाते हैं कि अगर इरादे इतने नेक हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत ही क्यों है? संवैधानिक ढांचा क्यों काफ़ी नहीं है? झा के अनुसार भागवत के हिंदू राष्ट्र का असली मतलब है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की दया पर निर्भर रहेंगे, न कि उन्हें बराबरी का संवैधानिक अधिकार मिलेगा। विश्लेषण में भागवत के शब्दों और ज़मीनी हकीकत के बीच के अंतर को भी दिखाया गया है। जैसे 11 साल के हिंदुत्व शासन के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। काशी और मथुरा पर मुसलमानों से बलिदान की मांग को इस बात का सबूत माना गया है कि संघ को खुश रखने का बोझ अल्पसंख्यकों पर डाला जा रहा है। और आखिर में बात करते हैं मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय की, जो बता रही हैं कि तानाशाही के दौर में एक लेखक को कैसे लिखना चाहिए। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय का मानना है कि भारत और अमेरिका जैसे देशों में तानाशाही की आहट तेज हो रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में डर का माहौल अब सामान्य होता जा रहा है। लोग फेसबुक और ट्विटर पर कही गई बातों के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के मागा आंदोलन के बीच कई समानताएं बताईं, जैसे यूनिवर्सिटी पर हमले और वोटर लिस्ट में हेरफेर। लेकिन उन्होंने एक बड़ा फर्क भी बताया। उनके मुताबिक भारत में मेनस्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। यह अब सिर्फ झुका नहीं है, बल्कि सत्तावादी राज्य का एक अंग बन गया है। तो ऐसे में एक लेखक क्या करे? रॉय का मानना है कि सत्तावादी नेता उन लोगों से डरते हैं जो सिर्फ तथ्यों से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों से जुड़ सकते हैं। उन्होंने लेखकों को रास्ता सुझाते हुए कहा, आपका काम सिर्फ मौजूदा हालात पर एक प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। आपको यह जाहिर करना होगा कि आपका काम अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ है, दुनिया को देखने का एक दूसरा नजरिया पेश करने का एक तरीका है। रॉय ने एक दिलचस्प बात कही, किसी ने मुझसे कहा कि आप ऐसे लिखती हैं जैसे उन्होंने आपको पहले ही मार दिया हो। इसका मतलब है कि बिना डरे और भविष्य के लिए बिना कुछ बचाए अपनी पूरी सच्चाई के साथ लिखना ही तानाशाही में सर्वाइव करने का एक तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ज़रूर भेजिएगा। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। याद रखिए, हरकारा सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर एक्स पर भी मौजूद है। हमारा वादा है, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार।
हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया